अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मरियम। आज का हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1962। 1962 के जो आइन था, इसके हमने देखने की इसकी खुसूसियात क्या क्या थी। सबसे पहले तो हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे कि इससे पहले क्या मुल्क में सूरत हाल थी। 1962 से पहले हम देखते हैं कि 27 अक्टूबर को 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा को क्या कर दिया जाता है, उनके ऑफिस से निकाल दिया जाता है और जो मिलिट्री है वो मुकम्मल तौर पर जो मुल्क में काबिज़ हो जाती है। ठीक है। अब किसी भी मुल्क को जब मार्शल लॉ की सूरत हाल से गुज़रना पड़ता है तो उसके बाद इट्स अंडरस्टूड के उस मुल्क को चलाने के लिए किसी न किसी रूल्स की, किसी न किसी रेगुलेशन की, किसी न किसी कानून की ज़रूरत होती है। तो इसलिए जैसे ही अयूब खान सदारत का अहदा संभालते हैं, चीफ़ ऑफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, अपने जो आर्मी कमांडर्स के एज अ हेड जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मूसा खान को कन्वर्ट कर देते हैं और ख़ुद अपने आप को क्या डिक्लेयर करते हैं कि सदर, मैं पाकिस्तान का क्या हूँ, सदर हूँ। ठीक है। उसके लिए अब क्या करते हैं, मुल्क को चलाने के लिए, जैसे कि ये मुल्क में सदर बन जाते हैं, मुल्क को चलाने के लिए किसी न किसी आइन की ज़रूरत होती है। आइन को बनाने के लिए उससे पहले क्या करते हैं सदर साहब कि एक कमीशन बनाते हैं। ठीक है। जिसके सरबराही ये देते हैं जस्टिस मोहम्मद शहाबुद्दीन को। ठीक है। उनके मातहत 10 और लोग होते हैं जो कि 5 ईस्ट पाकिस्तान से आते हैं और 5 मेंबर जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान से होते हैं, जिन्होंने वो आइन साजी करनी होती है। ठीक है। आइन साजी के लिए वो वर्क करेगी, वो कमेटी, वो कमीशन वर्क करेगा। ठीक है। और जो ये कमीशन है जो कि हम देखते हैं कि शहाबुद्दीन के सरबराही में बनाया जाता है, ये अपनी पहली रिपोर्ट जो है वो 1961 में पेश करते हैं। ठीक है। मई 6 1961 में। ठीक है। मगर हम देखते हैं कि जो कैबिनेट है, वो जो काबीना है सदर की, वो इसे कब अप्रूव करती है, जनवरी में। ठीक है। 1962 में, 1 साल बाद। ठीक है। लेकिन जो सदर अयूब साहब होते हैं वो इसको प्रोमोलोगेट करते हैं 1 मार्च 1962 को। इस पर मुकम्मल तौर पर जो एग्जीक्यूशन है, जो काम है, वो हम देखते हैं कि 8 जून 1962 में स्टार्ट होता है। इसके बाद हम अगर इसके फ़ीचर्स की बात करें 62 के आइन की, तो ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस था। रिजिड एक ऐसा आइन जिसमें हम देखते हैं कि अक्सरियत के साथ तब्दीली पॉसिबल होती है। रिजिड मीन होता है जिसमें पॉसिबिलिटी इतनी आसान नहीं है ये कि इसमें चेंजिंग इतनी जल्दी लाई जा सके। ठीक है। 1/3 मेजॉरिटी जो होती है वो कम तादाद होती है। 2/3 मेजॉरिटी अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी कानून को, किसी भी बिल को पास करेगी, इसका मतलब असम्बली की 66.67 अगर मेजॉरिटी अगर उस पर अग्री है तो फिर वो एक लॉ बन सकता है, वो कानून बन सकता है। अदरवाइज़ उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। किसी भी आप क्लॉज को, किसी भी आर्टिकल को अगर आप अमेंड करना चाहते, उसमें तब्दीली लाना चाहते हैं। 62 के आइन में टोटल 13 शेड्यूल्स थे। ठीक है। और 250 जो आर्टिकल्स थे। लेकिन अगर हम 62 के आइन को रिजिड इसलिए भी कहा जाता है कि अगर कैबिनेट की 2/3 भी अगर इसको पास कर रही है ना, तो उसके बावजूद भी अप्रूवल के लिए उन्हें किसके साइन की ज़रूरत थी, सदर साहब के। इसलिए हम इस आइन को क्या कहते हैं कि ये रिजिड था। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, किसी तरह की लचक नहीं थी। नेम ऑफ़ कंट्री और लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज हम देखते हैं कि उर्दू और बंगाली होगी। इससे पहले हम फेस कर चुके हैं 56 के आइन में कि जो बंगालियों का यही कहना था कि हमारी जो लैंग्वेज है बंगाली, इसको भी नेशनल जो लैंग्वेज करार दिया जाए। ठीक है। इसलिए फिर 62 के आइन में ये इशू रिजॉल्व वैसे ही कर दिया जाता है। इस तरह प्रीवियस आइन की तरह इसकी लैंग्वेज जो है वो उर्दू और बंगाली कर दी जाती है। और सेम एज़ पिछले हम देखते हैं कि 56 के आइन में क्या होता है, मुल्क का नाम होता है इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान। लेकिन 62 के आइन में स्टार्ट में तो सदर साहब क्या करते हैं, मुल्क का नाम रखवाते हैं रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। इस्लामिक का वर्ड हटा दिया जाता है। लेकिन जब इनको मुख्तलिफ़ मजहबी जमातों और दूसरे मेंबर्स की जानिब से फ़ोर्स किया जाता है तो इस्लामिक का वर्ड ऐड कर दिया जाता है। ठीक है। इस बात से, इस्लामिक का वर्ड हटाने से हम देखते हैं कि अयूब साहब किस कदर जो सेकुलर पर्सन थे। ठीक है। ये उनकी सोच की अक्कासी करता है ये आइन। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मुराद एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारे के सारे इख्तियारात किसके पास होंगे, सदर साहब के पास होंगे। ठीक है।
प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो अबॉलिश कर दिया जाता है। जैसे कि हमें पता है, प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि 27 अक्टूबर को क्या कर दिया जाता है, उनको उनके ऑफिस से हटा दिया जाता है। मुल्क में मार्शल लॉ 7 अक्टूबर को लगता है, लेकिन 27 अक्टूबर को जो सिकंदर मिर्ज़ा उस वक़्त के हमारे प्रेसिडेंट थे, उनको उनके ऑफिस से भेज दिया जाता है घर। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सिर्फ सारे का सारा जो मुल्क का सिस्टम होता है उसमें सूबे वगैरह नहीं होते। एक सेंटर होता है, एक मरकज़ होता है जहाँ से सारे मामलात को देखा जाता है। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि अयूब साहब ये सारी पार्ट्स को एंजॉय करते हैं इस सिस्टम के तहत। फेडरल फॉर्म ऑफ स्टेट्स थी। ठीक है, जितनी भी हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी देखी गई ईस्ट और वेस्ट, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान में भी और मगरबी पाकिस्तान में भी। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी। यहाँ हम देखते हैं मौजूदा जो हमारा पाकिस्तान है, ये जो हमारा वेस्ट विंग था, इसमें इसका जो लाहौर को बना दिया जाता है कैपिटल, और दूसरी साइड पे जो ईस्ट पाकिस्तान था उसका जो कैपिटल था वो ढाका को बना दिया जाता है कि वहाँ अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी जो इन मामलात को खुद ही हैंडल करेगी। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स की अगर बात करें कि इस आइन का एक फ़ीचर ये भी था कि यूनिकैमरल थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही अवान था। यूनी मीन होता है एक। ठीक है, सिर्फ एक ही अवान था, और जो कि नेशनल असम्बली थी। ठीक है, 157 मेंबर्स थे उसके। ठीक है, और दोनों तरफा जो ईस्ट और वेस्ट विंग में थी इक्वालिटी बेस थी, यानी कि उधर से आधे लोग थे और इधर से आधे लोग थे। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन था। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन से मुराद ये कि जैसे हम मौजूदा पाकिस्तान में ये सिस्टम है ना कि MNAs को आवाम चूज़ करती है, वो आगे फिर जाके असम्बली में बैठती है, तो वो अपने किसी प्राइम मिनिस्टर को जो मेजॉरिटी में होते हैं वो अपने चेयरमैन को चूज़ करती है, वो इंसान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसको BDs ने चूज़ करना था। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज था एक, जिसके अंदर जो BDs थे, बेसिक डेमोक्रेट्स लोग थे, उन्होंने चूज़ करना था सदर साहब को। ठीक है, तो हम देखते कि ये वही इलेक्शन है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है, जिसमें फातिमा जना क्या कर जाती हैं, हार जाती हैं अयूब खान से 1965 में। इस आइन में हम और एक और नया फीचर जो इसका अगर ऐड करूँ मैं, तो प्रोविंशियल्स गवर्नमेंट्स हम देखते हैं कि 2 प्रोविंशियल्स गवर्नमेंट थी। ठीक है, जिनको हेड कौन कर रहा था, गवर्नर्स कर रहे थे। ठीक है, और जो सूबे की जितनी भी मिनिस्ट्री थी उनको वही गवर्नर्स जो है वो चूज़ करते थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स की अगर बात करें तो इसमें भी 150 मेंबर्स, इनिशियली इसके 150 मेंबर्स थे, लेकिन बाद में इसको ऐड करके 218 मेंबर बना दिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स कहा गया कि अवाम जो है उनको पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाएगा, उनका जो बुनियादी हकूक़ है उनसे उन्हें महरूम नहीं किया जाएगा। ठीक है, उन्हें स्पीच ऑफ राइट भी होगा, राइट ऑफ लाइफ भी होगा, लिबर्टी भी होगी, अपनी मतलब प्रॉपर्टी भी वो रख सकते हैं। वो लोग जो पाकिस्तान मतलब ईस्ट और वेस्ट विंग में जो मौजूद लोग हैं उनके पास जायदाद रखने का भी हक़ होगा, उनको किसी भी तरह की स्पीच करने का भी पूरा हक़ होगा, उन्हें अपनी लाइफ को जिस तरह वो चाहते हैं उन्हें स्पेंड करने का मुकम्मल तौर पर क्या होगी, आज़ादी होगी। इस्लामिक प्रोविजंस की बात करें तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन थी इनिशियली उसको प्रीएम्बल के तौर पर ऐड किया गया। ठीक है, और इस्लामी उन्होंने कहा कि जैसे 1956 के आइन में था ना कि इस्लामी दफ़ात क्या थी, कि मुल्क का सिस्टम जो होगा वो इस्लाम के मुताबिक होगा, लॉ एंड ऑर्डर को मेक श्योर किया जाएगा। तो ये सेम चीज़ें 1962 के आइन में भी ऐड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये आपकी मोटिवेशन हमें मिलती है, आपका सब्सक्राइब करना, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम ऐसा मज़ीद वर्क करते रहें। इसके लिए थैंक यू।